एपिसोड 126 टू 130। ये बोलते हुए जैसे ही आकृति ने 2 कदम आगे बढ़ाया वह लड़खड़ा गई। तभी अद्वैत ने उसे उसके कमर से पकड़ लिया और बोला, संभाल कर। ये सुनकर वैसे ही आकृति ने उसे घूर कर देखा तो अद्वैत के होठों पर स्माइल आ गए। वो उसके कानों में फुसफुसाकर बोला, मैं क्या करूं? आकृति, मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ और फिर मैं अपने सारे कंट्रोल खो देता हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। वहीं आकृति तो जब देखी कि ओहान उठ चुका है तो शर्म के कारण वो अद्वैत के सीने से लग गई, क्योंकि अभी वो ओहान के पास नहीं जा सकती थी। उसे अभी कपड़े चेंज करने थे, वो अभी सिर्फ बाथरोब में ही थी। इसलिए वो ओहान की तरफ दोबारा नहीं देखती। अपनी मम्मा को इस तरह से अपने डैडा के साथ जाते देखकर ओहान का मुंह बन गया। वो गुस्से से मुंह फुलाकर अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध के बैठ गया। वहीं अद्वैत आकृति को चेंजिंग रूम में ले गया और उसे खड़ा किया तो आकृति अद्वैत के सीने पर मारते हुए बोली, देखा आपने क्या किया है? अब मुझसे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैंने आपसे कहा था ना कि मत करिए, और देखिए अब तो मेरा बच्चा भी उठ गया है। ये बोलते हुए जैसे ही आकृति ने 2 कदम आगे बढ़ाई वो लड़खड़ा गई। तभी अद्वैत ने उसे उसके कमर से पकड़ लिया और बोला, संभाल कर। ये सुनकर वैसे ही आकृति ने उसे घूर कर देखा तो अद्वैत के होठों पर स्माइल आ गए। वो उसके कानों में फुसफुसाकर बोला, मैं क्या करूं? आकृति, मैं जब जब तुम्हें देखता हूं मैं पागल हो जाता हूं और फिर मैं अपने सारे कंट्रोल खो देता हूं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। आकृति अपनी आंखें छोटी कर अद्वैत को घूरते हुए बोली, अच्छा इसमें मेरी गलती कहाँ से हुई? अद्वैत तुरंत बोला, तुम्हारी तो गलती है। तुम अगर इतनी खूबसूरत नहीं होती तो मैं इतना तुम्हें देखकर बेकाबू नहीं होता और ना ही तुम्हें आज इतना दर्द सहना पड़ता। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बेशर्म हैं। आपके बेशर्मी का लेवल तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। आकृति की बात पर अद्वैत ने बड़े ही स्टाइल से अपने बालों में हाथ फिराया और बोला, रियली? वैसे मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है मेरे जितना शरीफ तो कोई नहीं। अभी तो मैंने तुम्हें अपना असली बेशर्मी दिखाया ही नहीं। आकृति अद्वैत की बात पर अपना मुंह खोले और आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगी और मन ही मन बोली, अब कौन सी बेशर्मी रह गई है? अब क्या ये चाहते हैं कि मैं बेड पर ही पड़ी रहूं, उठ भी ना सकूं? अद्वैत ने कहीं न कहीं आकृति के मन की बात समझ लिया और वो आकृति के कानों के पास जाकर बोला, या राइट वाइफ, मैं यही तो चाहता हूँ कि हम दिन रात बस एक साथ एक दूसरे की बाहों में बैठकर पड़े रहे और मैं तुम्हें बेतहाशा प्यार करता रहूं। आकृति हैरान हो गई और वह एकदम से अद्वैत को खुद से दूर धकेलते हुए बोली, चुपचाप से जाए हवसी इंसान। कितने बड़े ठरकी हैं आप, और आप यहाँ से जाइए। मुझे तैयार होना है। अद्वैत हंसते हुए बोला, वाइफी इफ यू डोंट माइंड मैं तुम्हें तैयार कर दूं। आकृति मुंह बनाई और बोली, आप तैयार करेंगे, मुझे आपसे नहीं होना तैयार, क्योंकि आप तैयार काम करेंगे मुझे परेशान ज्यादा करेंगे। लेकिन अद्वैत भी कहाँ मानने वाला था। आकृति के मना करते रहने पर भी अद्वैत ने उसे पकड़ा और एकदम से उसके बाथरोब का नॉट खोल दिया। फिर बाथरोब को फर्श पर गिरा दिया। अद्वैत ने वार्डरोब में से एक प्यारा सा सूट निकाला और आकृति को पहनाने लगा। कुछ देर में अद्वैत ने आकृति को ड्रेस पहना दिया। फिर खुद के भी ड्रेस पहनकर दोनों ही चेंजिंग रूम बाहर आए। आकृति जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर आई तो उसकी नजर बेड पर मुंह फुलाकर बैठे ओहान पर गई। आकृति एक नजर ओहान की तरफ देखती है और फिर अद्वैत की तरफ, जैसे कह रही हो, देखिए आपके कारण आज मेरा बच्चा मुझसे गुस्सा हो गया है।
आकृति चलकर ओहान के पास गई। ओहान ने जैसे ही देखा कि उसकी मम्मा उसके पास आ रही है तो वो दूसरी तरफ अपना चेहरा करके बैठ गया। आकृति ने पीछे से ने ओहान को अपने गोदी में उठा लिया, लेकिन ओहान अभी भी कुछ नहीं बोला। वह मुंह फुलाए हुए था। उसके चबी चिक्स और भी ज्यादा फूलकर चबी हो गए थे। आकृति अपने बेटे के गालों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा। पर ओहान कुछ नहीं बोला। वह अभी भी अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमाए हुए था। आकृति ओहान के दूसरे गाल पर किस करते हुए बोली, क्या हुआ मेरा बच्चा? मम्मा से नाराज है, गुस्सा है क्या? ओहान अपने क्यूट से आवाज में एक नजर आकृति की तरफ देखकर बोला, हाँ मम्मा, मैं आपसे गुस्सा हूँ। आकृति ने प्यार से ओहान के गालों को सहलाया और बोली, ओ मेरा बच्चा क्यों गुस्सा है? मम्मा ने क्या कर दिया? ओहान शिकायती अंदाज में आकृति की तरफ देखकर बोला, आपने ओहान को प्यार नहीं किया। आप बस डैडा को प्यार करते हो, ओहान को नहीं। जैसे ही आकृति ने ये सुना वो हंस देती है और ओहान के पूरे चेहरे पर किस करने लग गई। आकृति के ऐसा करने से ओहान के दोनों गाल गुलाबी हो गए और उसके होठों पर स्माइल आ गई। तभी आकृति उसके पेट की तरफ अपनी एक उंगली लेकर गई और उसे गुदगुदी करने लगी। तो ओहान खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला, मम्मा छोड़ो, छोड़ो, हाँ। हाँ मम्मा बस करो, हाँ। हाँ। आकृति उसी तरह ओहान को गुदगुदी करते हुए बोली, अब मम्मा से नाराज होगे बोलो पहले। पहले मम्मा से बोलो कि आप नाराज नहीं होंगे। ओहान इस तरह हंसते हुए बोला, हाँ ठीक है मम्मा, मैं आपसे गुस्सा नहीं होगा मम्मा, आप तो बहुत अच्छी हो मम्मा, छोड़ो मम्मा। ये बोलते हुए ओहान हंसे जा रहा था। वही सामने खड़ा अद्विक दोनों माँ बेटे को इस तरह से खिलखिलाकर हंसते देखकर उसकी आंखों में भी चमक आ गई। वो खुद को रोक नहीं पाया और वह भी उनके पास पहुंच गया और दोनों को ही एकदम से अपनी बाहों में ले लिया। एक पल के लिए आकृति और ओहान दोनों ही हैरान हो गए, पर फिर दोनों ने ही अपने एक एक हाथ को अद्विक के पीठ पर रख दिया। अद्विक ये देख मुस्कुरा उठा। उसकी आंखें आज हल्की नम हो गई थी। यही तो चाहता था कि वो उसका परिवार हमेशा साथ रहे। उसकी बीवी और उसके बच्चे कभी उससे दूर ना हो। आखिरकार उसे वो सब कुछ मिल चुका है जो वो चाहता था, अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं पास से गुजर रही सुनैना जी के कानों में जब तीनों के ही खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई तो वो गुस्से से तिलमिला उठी। उन्होंने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, बहुत खुश हो ना तुम तीनों, पर मैं तुम तीनों को खुश नहीं रहने दे सकती। अद्विक, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां तो कभी भी नहीं आने दूंगी क्योंकि तुम मेरी लाइफ के सबसे बड़े कांटे हो। आखिर समय आ गया है कि तुम्हारी खुशी को तुमसे हमेशा के लिए छीन लिया जाए। ये सब बोलते हुए सुनैना जी की आंखों में एक अलग ही नफरत के भाव दिखाई दे रहे थे। सुनैना जी गुस्से से अपना हाथ मारते हुए वहां से तेज कदमों के साथ सीधे अपने कमरे में गई। अपने रूम में जाकर उन्होंने फोन उठाया और तुरंत किसी को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद कॉल पिक हुआ। सुनैना जी गुस्से से बोली, क्या कर रहे हो तुम? एक काम भी तुमसे नहीं हो रहा। अभी तक तुमने वो काम क्यों नहीं किया जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो? लगता है तुम अपना मकसद भूल गए हो, किसी और राह पर चले गए हो। सुनैना जी की बात सुनने पर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर सुनैना जी बोली, नहीं अब और इंतजार नहीं करना है। सही समय है, अभी इसी वक्त काम करना होगा तुम्हें। सुनैना जी अपनी बात बहुत कुछ सेकंड चुप रही और दूसरी तरफ से जो बोला जाता है उसे सुनते ही सुनैना जी बोली, मुझे उन लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है।
उन्हें हंसते हुए देखती हूँ तो मुझे अपनी बहन की लाश याद आती है, जो रोते रोते ही अपनी आखिरी सांसें ले ली थी। सुनैना जी की कही बातें सुनकर दूसरी तरफ से जो आदमी था, वो गुस्से से लाल हो गया। सुनैना जी आगे बोली, बस अब नहीं। मैं चाहती हूँ कि इस घर में अब और कोई खुशियाँ ना आए। तुम्हें उनकी खुशियों को आग लगाना होगा, वह भी जल्द से जल्द। इतना कहकर सुनैना जी ने तुरंत कॉल कट कर दिया। कॉल कट होने के बाद सुनैना जी के चेहरे पर उदासी छा गई। वो वहीं बेड पर जाकर बैठ गई और किसी ख्यालों में खो गई। हॉस्पिटल में एक मिडिल एज औरत दर्द से तड़प रही थी। वहीं उसके बगल में बैठी एक लड़की उसे संभाल रही थी। वो बोलती रही थी, खुद को संभाल नैना, तुझे कुछ नहीं होगा। तू इस तरह से हार नहीं मान सकती। खुद के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए सही, तुझे लड़ना होगा। बेड पर दर्द से तड़पती वो लड़की तड़पते हुए बोली, सुनैना मेरी बात ध्यान से सुन, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुझे मेरे बेटे को संभालना होगा। वादा कर कि तू मेरे बेटे को उसकी जगह दिलाएगी। जो दर्द मैंने सहा है मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी इस दर्द को सहते मर जाए। उसे दुनिया की सारी खुशियां देना और उनसे उसका असली नाम भी देना। मुझसे वादा कर, उसकी जो जगह है वो उसे मिलेगी। सुनैना नैना के हाथ में अपना हाथ पकड़कर बोली, हाँ मैं दिलाऊंगी उसे, उसका सारा हक दिलाऊंगी। पर उसके लिए तुझे भी सही सलामत रहना होगा, क्योंकि तुझे भी तो तेरा सारा हक मिलेगा। मैं तुझे भी तेरा हक दिलाऊंगी। सुनैना की बात पर उसकी बहन नैना रोते हुए बोली, नहीं बहन, लगता है अब मैं नहीं जी सकती। अब मेरे जाने का समय हो गया है, तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना। वादा कर कि तुम मेरे बच्चे के साथ हमेशा रहेगी। इतना कह नैना अपने एक हाथ को सुनैना की तरफ बढ़ाया तो सुनैना उस पर अपने हाथ रख कसकर पकड़ लेती है तो नैना की आंखों से आंसू गिर गए। सुनैना रोते हुए बोली, मैं दिलाऊंगी पर तुझे भी साथ में रहना होगा। तू कुछ नहीं बोलेगी, उल्टा सीधा। तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। नैना बस हल्का मुस्कुराई सुनैना की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है मेरी बहन मेरी बात कभी नहीं टालेगी। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं यही चाहूंगी, मैं फिर से तेरी बड़ी बहन बनकर ही इस दुनिया में आऊं। नैना की बात सुन सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। नैना ये कहते हुए एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके शब्द वहीं पर रुक गए। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। जैसे ही सुनैना को ये एहसास हुआ वो चिल्ला कर बोली, नैना उठ, उठ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही नैना? तू इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नैना उठ जाना, मैं उन सब से बदला लेकर रहूंगी। जिन लोगों के कारण तुझे इतना दर्द सहना पड़ा, मैंने उन सबको खून के आंसू नहीं रुलाए, तो मेरा नाम सुनैना नहीं। ये तेरी छोटी बहन का अपनी बड़ी बहन से वादा है। सुनैना जी अपनी सोच से बाहर आए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उनके हाथ में इस वक्त एक फोटो थी। वह फोटो पर धीरे से अपने हाथ फेरते हुए बोली, नैना मैं आज भी अपना वादा नहीं भूली। मुझे आज भी तुमसे किया वादा याद है और बहुत जल्द मैं उस वादे को पूरा भी करूंगी और इस खानदान को बर्बाद करके रहूंगी। इस घर में आने का मेरा मकसद उन लोगों की खुशियों को आग लगाना है और अब मैं आग लगना शुरू कर चुकी हूँ। इस खानदान की वारिश को मैं हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगी। उसे इस दुनिया से जाना ही होगा। अद्विक सिंह राठौर, तुम्हें मरना ही होगा और तुम्हारे बेटे को भी। मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती, क्योंकि इस खानदान का वारिश अगर कोई होगा तो वो मेरी बहन का बेटा होगा। वहीं दूसरी तरफ अदिति अपने रूम में मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को बना रही थी। वो आज जल्दी उठ गई थी और जल्दी जल्दी तैयार होकर कहीं जाने की प्लानिंग कर रही थी।
जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये कहीं और नहीं रक्षित से मिलने के लिए जाने की प्लानिंग थी। मिस्टर कपूर देखिएगा, आज आप मुझे देखेंगे तो बस देखते रह जाएंगे। अदिति खुद को मिरर में तैयार करते हुए मन ही मन बड़बड़ाते हुए वो बहुत खुशी हो रही थी। उसने अपना बैग और फोन उठाया और तुरंत रूम से बाहर आ गई। वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई तो एक नजर इधर उधर देखती है। उस समय हॉल में कोई भी नहीं था। वहां किसी को भी ना पाकर अदिति ने एक गहरी सांस लिया। फिर तेजी से अपने कदमों को आगे बढ़ा देती है और तुरंत मेंशन से बाहर निकलकर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहती है और खुद कार में जाकर बैठ गई। ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया और कार को आगे बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे बाद ड्राइवर ने कार को एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रोका। ये बिल्डिंग कपूर इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग थी। अदिति एक नज़र कार के विंडो से बाहर देखती है और फिर डोर ओपन करके तुरंत बाहर आ गई। वो आज बहुत खुश थी। उसकी होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। वो जल्दी जल्दी चलते हुए बिल्डिंग के अंदर गई और अंदर जाते ही वो तुरंत लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक लड़की की तेज आवाज उसके कान में पड़ी, ओ हेलो, कहाँ जा रही हो तुम इस तरह से? अदिति ने पलट कर देखा तो वहां पर एक लड़की शॉर्ट ड्रेस में खड़ी थी। वो रिसेप्शन एरिया पर खड़ी थी। उसे देखकर अदिति रुक गई और वहां पर आकर बोली, जी आपको दिखाई नहीं देता? मैं रिसेप्शन पर खड़ी हूँ। इट मीन्स कि मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ। सो प्लीज ये फालतू के क्वेश्चन मत करो और बताओ तुम कहाँ जा रही हो। अदिति उस लड़की को अजीब नजर से देखती है और बोली, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? वो रिसेप्शनिस्ट बड़ी ही अदा के साथ अपने बालों को पीछे की तरफ झटकते हुए बोली, तुम कोई स्पेशल चीज हो जो मैं तुम्हें याद रखूं कि तुम कौन हो? अदिति को तो गुस्सा बहुत आ रहा था क्योंकि वो तो जल्दी जल्दी अभी रक्षित से मिलना चाह रही थी। पर यहाँ तो ये लड़की उसे ऊपर जाने ही नहीं दे रही थी। अदिति गुस्से से बोली, मुझे मिस्टर कपूर से मिलना है। वो लड़की कुछ बोलती उससे पहले ही वहां पर रक्षित आया और अगले ही पल अदिति का हाथ पकड़ तुरंत ही उसे अपने साथ लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। सभी हैरानी से उन्हें देखते रह गए। लिफ्ट का डोर बंद हो गया और लिफ्ट का डोर बंद होते ही रक्षित एकदम से अदिति के बिल्कुल करीब आ गया। अदिति अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही रक्षित अदिति को वॉल से लगाकर उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया। रक्षित बड़े ही डिपली अदिति के होठों पर किस कर था। वहीं अदिति भी रक्षित के होठों को महसूस कर रही थी। दोनों की ही आंखें बंद हो गए थे। दोनों इस वक्त ये भी भूल गए थे कि अभी वो दोनों लिफ्ट में है। अचानक ही क्लिक की आवाज के साथ लिफ्ट का डोर ओपन हुआ, जिससे दोनों ही अपने सेंस में वापस आए और अदिति तुरंत रक्षित से दूर हो गई। फिर भागते हुए लिफ्ट से बाहर निकल गई। वही रक्षित अदिति को इस तरह से भागकर जाते देख मुस्करा उठा। रक्षित अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोला, उफ़ जान, तुम्हारी हरकतें तो मेरी जान ले लेती है। ये बोलते हुए वो लिफ्ट से बाहर आया और तेज कदमों के साथ चलते हुए सीधे अपने केबिन की तरफ चला गया क्योंकि उसे पता था अदिति इस वक्त केबिन में ही होगी। वो केबिन पहुंचा तो यहाँ वहां नजरें घुमाकर अदिति को ढूंढने लगा, पर उसे अदिति कहीं नहीं मिली। वो अदिति को आवाज लगाते हुए बोला, जान कहाँ हो तुम? जान मेरी बात सुनो, तुम कहाँ हो? पर अदिति की कोई आवाज नहीं आई। तभी अचानक अदिति की आवाज उसके कानों में पड़ी, आप मुझे यहाँ वहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने ही हूँ। जैसे ही रक्षित ने ये सुना उसके होठों पर मीठी सी मुस्कान आ गई। उसने उसी तरह मुस्कुराते हुए अपने कदमों को पीछे लिया और चलकर अपने चेयर की तरफ बढ़ गया।
रक्षित की चेहरे मुड़े हुए थे। रक्षित ने एकदम से उसका चेहरा आगे किया तो उस पर अदिति बैठी हुई थी। उसने अपने चेहरे को हाथों में छुपा रखा था। रक्षित धीरे से नीचे झुका और अदिति के हाथों के ऊपर से ही उसे किस कर लिया, जिसे फील करके अदिति की होठों की स्माइल और बड़ी हो गई। वही रक्षित अभी भी अदिति की ऊपर झुका हुआ था। अदिति ने धीरे से अपने चेहरे पर से हाथ को हटाया और अपनी आंखों को खोली तो रक्षित को इतने करीब देख वो शर्मा गई और शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। ये देख रक्षित ने अदिति को उसके कमर से पकड़ा और एकदम से उसे खड़ा कर दिया। अदिति अभी कुछ बोलती उससे पहले ही रक्षित खुद चेयर पर बैठ गया और अदिति को अपनी गोद में बिठा लिया। अदिति रक्षित के गोद में ही बैठी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रक्षित ने अदिति के गालों पर अपने गालों से रब करते हुए बोला, जान ये सब क्या है? अदिति हंसते हुए बोली, क्या है क्या? सही तो किया मैंने, वैसे भी ये जगह मेरी तो है। रक्षित अदिति के नोज पर अपना नोज रब करते हुए बोला, अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो नहीं पता था। अदिति हंसते हुए बोली, नहीं पता था क्या? मतलब मेरी जगह नहीं है तो किसकी है? क्या आप किसी चुड़ैल को भी अपने साथ रखने वाले हो? अगर कोई चुड़ैल आए ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। रक्षित ये सुन तेज तेज हंसने लगा। रक्षित को इस तरह से हंसते देख अदिति को गुस्सा आ रहा था। वो उसे अपनी आंखें छोटी करके देख रही थी। जैसे ही रक्षित ने अदिति की तरफ देखा तो उसे इस तरह से खुद की तरफ गुस्से से घूरते हुए देखता पाकर वो चुप हो गया। पर फिर कुछ देर बाद वो एक बार फिर से तेज तेज हंसने लगा। ये देखकर अदिति गुस्से से रक्षित के सीने पर मारते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रहिए अपनी उस चुड़ैल के पास। इतना कहकर अदिति उठने लगी। पर इससे पहले अदिति वहां से जा पाती रक्षित ने उसे उसके कमर से पकड़ वापस से अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अदिति एक बार फिर से रक्षित की गोद में बैठ गई। पर इस बार रक्षित उसे छोड़ता नहीं। उसने उसके कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, जान इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, भला मुझे कोई और क्यों पसंद आएगा? जब मेरे पास इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी वाइफ है तो मैं उसे छोड़कर किसी और की तरफ क्यों देखने लगा? अदिति रक्षित की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए बोली, आप झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? रक्षित ने नामे अपना गर्दन हिला दिया। ये देख अदिति के होठों पर स्माइल आ गई क्योंकि इस वक्त रक्षित किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रहा था। अदिति की नजरें रक्षित पर से हट ही नहीं रही थी। वहीं जैसे ही रक्षित को एहसास हुआ, वो अदिति की तरफ देख अपने भावे उचका दिया। रक्षित के ऐसे इशारे से पूछने पर अदिति कुछ नहीं बोली। ये देख रक्षित के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई, जिसे देखकर अदिति थोड़ा घबरा गई क्योंकि वो रक्षित की हंसी को देखकर कुछ अंदाजा लगा चुकी थी। इसलिए वो बहाने से धीरे से रक्षित की गोद में से उठने लगी। ये देख रक्षित ने तुरंत उस पर अपनी पकड़ बना लिया और अदिति के गालों पर अपना हाथ रख उसे सहलाते हुए बोला, क्या हुआ जान? ऐसे कहाँ भाग रही हो? अदिति अपनी नजरें चुराते हुए बोली, वह मुझे कुछ काम है। लेकिन रक्षित उसे नहीं छोड़ा। वो उसी तरह पकड़े हुए उससे बोला, जान मैं एक इम्पोर्टेंट बात तो तुम्हें बताना ही भूल गया। अदिति उसे इस तरह से देखती है जैसे मानो कह रही हो, ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है? रक्षित मुस्कुराया और बोला, वो आज शाम को एक पार्टी है तो तुम चल रही हो। मैं वहां अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता हूँ। रक्षित के इतने प्यार से पूछने पर अदिति मना नहीं कर पाई और बस अपने पलकें झपका दी। ये देखकर रक्षित के होठों पर मीठी सी स्माइल आ गई।
फिर उसने एकदम से अदिति को अपनी तरफ खींचकर उसके सिर के पीछे अपने हाथ रख के चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाया। अभी अदिति कुछ समझ पाती उससे पहले ही रक्षित ने आकृति के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया। फिर बड़े ही डीप पैशनेट किस करने लगा। वही अद्विक भी आकृति से यही बात बोल रहा था कि आज शाम को पार्टी है तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। आकृति बार बार मना कर रही थी, लेकिन अद्विक था कि मान ही नहीं रहा था। आकृति मना करते हुए बोली, देखिए मुझे आज कहीं नहीं जाना। आज मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी। पहले ही वह मुझसे नाराज है और अगर साथ में भी मैं उसे छोड़कर चली गई तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा। ये बोलते हुए आकृति सारे सामान को उठाकर कबर्ड में रखने के लिए ले गई। तभी आकृति के पास पहुंचा और उसे पीछे से अपनी बाहों में लेकर उसके कानों में फुसफुसा कर बोला, चलो ना प्लीज मान जाओ ना मेरी बात। तुम तो मेरी स्वीट सी वाइफी हो ना। देखिए आप बहुत शैतान होते जा रहे हैं। हर वक्त अपनी बात मनवाने के लिए आप ये सब पैतरे मत अपनाया करो। मैं इन सब से नहीं मानने वाली। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर अद्विक बोला, हम अपने बेटे को छोड़कर अकेले थोड़ी जा रहे हैं। यहाँ पर पूरी फैमिली रहेगी उसके साथ तो तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो और देखना वो यहाँ इतना मस्ती करेगा कि हमें याद भी नहीं करेगा। लेकिन आकृति अभी भी बार बार मना कर रही थी। उसी समय उनके डोर पर नॉक हुआ। डोर पर नॉक की आवाज सुन अद्विक और आकृति दोनों ही डोर की तरफ देखते हैं जहां पर विजय जी खड़े थे। विजय जी को देखते ही अद्विक तुरंत चलकर उनके पास आया और बोला, पापा आइए अंदर बैठिए। विजय जी आए और बैठ गए और फिर आकृति और अद्विक की तरफ देखते हुए पूछे, क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच? अद्विक और आकृति दोनों ही एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर नॉर्मल वे में अद्विक बोलता है, कुछ नहीं पापा ऐसी तो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं हो रही थी। तभी विजय जी बोले, आज शाम पार्टी के लिए तो तुम दोनों जा रहे हो ना? पता है ना वो अग्रवाल मिस्टर अग्रवाल की बेटी का एंगेजमेंट है। मैं और तुम्हारे दादाजी तो नहीं जा पाएंगे। कम से कम तुम लोग ही चले जाना। विजय जी की बात सुनकर अद्विक और आकृति दोनों ही कुछ नहीं बोल पाए। दोनों ही एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखे, फिर विजय जी की तरफ देखने लगे। जिस पर विजय जी बोले, आकृति बेटा अगर आप सोच रहे हो कि आप दोनों की जाने के बाद ओहान कैसे रहेगा तो तुम दोनों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उसके लिए हम लोग हैं। अद्विक तुरंत बोला, हाँ डैड वही तो मैं बोल रहा था। पर ये है कि सुन ही नहीं रही। अब देखिए कुछ नहीं बोल रही। विजय से मुस्कुराए और बोले, जब तू प्यार से उसे समझाएगा तो क्यों नहीं समझेगी आकृति? ऐसे कोई डांट के समझता है क्या कोई अपने बीवी को? अद्विक बोला, नो डैड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कब से प्यार से समझा रहा था, पर आपकी बहू ना एक नंबर की जिद्दी है, इसलिए कभी सुनती नहीं है। अद्विक की बात सुनकर आकृति उसे घूर कर देखती है तो अद्विक अपने दांत दिखा देता है। अच्छा चलो, ज्यादा बकवास मत करो। मुझे अच्छे से पता है कौन जिद्दी है कौन नहीं, इसलिए मेरी बहू को तो कुछ बोलना मत और हाँ तुम दोनों शाम को पार्टी के लिए जरूर चले जाना। बाकी का ओहान को हम लोग देखने के लिए हैं। आकृति कुछ नहीं बोलती है, वो बस सिर हिला देती है। विजय जी के जाने के बाद आकृति वापस से जाकर कपड़े सेट करने लगी। तभी अद्विक एकदम से आकृति के पास गया और पीछे से उसे अपने बाहों में जकड़ते हुए बोला, वैसे मुझे पता है तुम चलोगी ना। अब जल्दी से मैं जो ड्रेस लाया हूँ तुम वही पहन के रेडी हो जाना। आकृति अब कुछ नहीं बोली तो अद्विक ने उसे अपनी तरफ किया और उसके होठों पर किस करने लग गया। ये देख आकृति चौंक गई।
वो अपने मन ही मन बोली, क्या इंसान है ये, कभी भी शुरू हो जाते हैं, थकते ही नहीं है बिल्कुल, ना जाने इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक के घर पर कुछ अलग ही माहौल था। ऋतिक लगातार मेघा के होठों पर किस किए जा रहा था। मेघा पहले तो उसे बार बार खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब ऋतिक नहीं माना तो उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। वहीं ऋतिक के होंठ मेघा के पूरे चेहरे पर चूम रहे थे, जिससे मेघा के हाथों की पकड़ बेडशीट पर कस गई थी। मेघा ने धीरे धीरे अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली और वह ऋतिक के गर्म होठों को अपने होठों पर महसूस करने लगी। एक डिप किस के बाद ऋतिक धीरे धीरे मेघा के गले और कॉलर बोन पर अपने होंठ चलाने लगा। वहीं मेघा के गहरी सांसों की आवाजें रूम में गूंज रही थी। ऋतिक के होंठ धीरे धीरे मेघा के कॉलरबोन से होते हुए उसके क्लीवेज तक आ गए, जिससे मेघा की सांस और भी ज्यादा भारी हो गई। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर रखा था। वहीं ऋतिक तो पैशन के साथ मेघा के क्लीवेज पर शक कर रहा था। ऋतिक के एक हाथ मेघा की कमर को सहला रहे थे तो दूसरे हाथों को उसने मेघा के हाथों में जकड़ रखा था। वहीं मेघा अब बेचैन होने लगी थी। वो अपने हाथों से ऋतिक को खुद से दूर करने लगी, पर ऋतिक ने उसे नहीं छोड़ा। फिर उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर धीरे से बुदबुदाया, प्लीज ना बेबी, आज मत रोको, आज मैं नहीं रुकने वाला, आज जो हो रहा है उससे हो जाने दो। ये सुनकर तो मेघा की सांसें अटकने लगी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा किया। फिर ऋतिक को देखते हुए धीमी आवाज में बोली, नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। पर ऋतिक कहाँ मानने वाला था। वो उसी तरह मेघा के क्लीवेज पर किस करते हुए बोला, नहीं आज बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा मैं। ये बोलते ही उसने मेघा को अपनी बाहों में जकड़ लिया, जिससे मेघा की हल्की सी चीख निकल गई। अब ऋतिक धीरे धीरे मेघा के पूरे शरीर पर अपने हाथ चलाने लगा। मेघा की सांसें तेज हो गई। वो कराहते हुए बोली, आह प्लीज, ओ बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ऋतिक ने ये धीरे से बोला और अपने होंठ को मेघा के उभारों पर रख दिया, जिससे मेघा बिल्कुल सन्न रह गई। उसे तो होश ही नहीं था कि ऋतिक ने अब तक उसके आधे कपड़े निकाल दिए थे। वो इस तरह से ऋतिक की किस में मदहोश हो गई थी कि कब ऋतिक ने उसके ऊपर के टॉप को निकालकर फर्श पर फेंक दिया उसे पता भी नहीं चला। मेघा के सांसों की आवाजें तेज हो गई, जो कि ऋतिक को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहे थे। ऋतिक खुद को रोक नहीं पाया और अपने सारे कपड़े एक एक करके निकाल दिया। फिर उसने मेघा के भी बचे हुए कपड़ों को निकालकर फर्श पर फेंक दिया और उसके ऊपर आकर लेट गया। उसने मेघा के दोनों हाथों की उंगलियों में अपने उंगलियों को फंसा लिया और फिर उसके चेहरे की तरफ झुककर उसके होठों पर किस करने लगा। मेघा कहीं ना कहीं समझ गई थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तभी उसे बहुत तेज का दर्द महसूस हुआ। थोड़ी ही देर में दोनों की ही सिसकियों की आवाजें पूरे रूम में फैल गए थे। ऋतिक जो कि इतने दिनों से मेघा के लिए बेताब था, आखिरकार उसने मेघा को पा लिया। एक बार फिर से दोनों आज एक दूसरे में समाये हुए थे। उनके मिलन की आवाजें रूम में गूंज रही थी। वहीं मेघा के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। वहीं ऋतिक जो कि समय के साथ और भी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था, जिससे मेघा के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई और वो कराहते हुए बोली, बस कीजिए ना, मैं थक गई हूँ। ऋतिक ये सुन हल्का मुस्कुराया और बोला, बेबी थोड़ी देर और। ये सुनकर मेघा को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो कब से बस यही बोल रहा था, थोड़ी देर और करते हुए अब तक 2 घंटे हो गए थे। लेकिन ऋतिक था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था
जैसे वो अभी भी काफी एनर्जेटिक हो। जब मेघा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह ऋतिक के सीने पर मारने लगी और बोली, कितने बुरे हो आप, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, अब मैं और सहन नहीं कर सकती, आह। ये बोलते हुए उसकी एक चीख निकल गई, क्योंकि ऋतिक उस पर और भी ज्यादा पकड़ बनाकर उस पर अपना प्यार बरसा रहा था। ऋतिक मेघा के गाल पर एक बाइट करते हुए बोला, बेबी तुम बहुत कमाल की हो, और मैं तुम्हें जब जब देखता हूँ खुद को रोक नहीं पाता। ये बोलकर ऋतिक एकदम से मेघा के होठों पर किस करने लगा। ऋतिक और मेघा दोनों काफी देर तक एक दूसरे पर प्यार बरसाते रहे। ऋतिक को तो देख ऐसा लग रहा था जैसे इतने महीनों की सारी कसर वो आज ही निकाल लेना चाह रहा हो। वहीं मेघा की हालत खराब हो रही थी। उसे ऋतिक पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर जब भी वह रोकने की कोशिश करती तो ऋतिक और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता। समय के साथ साथ उनके बीच की आवाजें रूम में बढ़ती ही जा रही थी। ऋतिक मेघा के पूरे बॉडी पर किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था। मेघा के कराहने की आवाजें पूरे रूम में गूंज रही थी, जिससे ऋतिक और भी एक्साइटेड हो रहा था। उनकी आवाजों को सुनकर साफ पता चल रहा था कि जैसे उनके बीच वाइल्ड इंटीमेसी हो रहा हो। पूरे रूम में उनके ही प्यार की खुशबू फैली हुई थी। फर्श पर चारों तरफ उन दोनों के कपड़े बिखरे पड़े हुए थे। वहीं बेड पर दोनों एक वाइट कलर की ब्लैंकेट में मदहोशी के साथ अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि मेघा को ऋतिक के प्यार में दर्द हो रहा था। वहीं ऋतिक मेघा को पाकर एक अलग ही उसे सुकून सा महसूस हो रहा था। शाम के करीब 7 बजे अद्विक तैयार होकर मिरर के सामने खड़ा था, और वह आकृति के बाहर आने का वेट कर था। कुछ देर बाद आकृति भी चेंजिंग रूम से बाहर आई। अभी वह रेड कलर की फ्रिल वाली साड़ी में बिल्कुल किसी कयामत की तरह लग रही थी। अद्विक की नजरें तो उस पर ही ठहर गए। उसके हाथ में पकड़ा कॉम्ब उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। वहीं जैसे ही आकृति ने अद्विक की तरफ देखा तो वो भी एक पल के लिए अधिक में खो गई, क्योंकि अद्विक भी आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। लेकिन आकृति ने खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया और चुपचाप से चलकर मिरर के सामने आई और ड्रेसिंग टेबल पर से कॉम्ब को उठाकर उससे अपने बाल बनाने लगी। जहां आकृति का ध्यान मिरर में था, वही अद्विक की नजरें मिरर के थ्रू आकृति पर ठहरे हुए थे। कुछ देर बाद अद्विक धीरे से अपने कदम आगे बढ़ा और पीछे से ही उसने आकृति को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके हाथ धीरे धीरे आकृति की साड़ी से होते हुए उसके कमर पर आ गए और उसने आकृति की कमर को कसकर जकड़ लिया, जिससे आकृति सिहर उठी और उसके गालों पर लाली आ गई। वो अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए धीमी आवाज में बोली, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, तैयार होने दीजिए वरना हम लेट हो जाएंगे। छोड़ो ना वाइफी, हम लोग जाना कैंसिल करते हैं, क्यों ना हम लोग यहीं पर अपना रोमांस कंटिन्यू करें। अद्विक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। आकृति ने जब ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह अद्विक की तरफ देखकर थोड़ी नाराजगी से बोली, क्या बोल रहे हैं? हर वक्त आपको रोमांस सूझता है। चलिए छोड़िए मुझे और खुद भी तैयार होइए और मुझे भी तैयार होने दीजिए। लेकिन अद्विक बच्चों की तरह जिद करते हुए बोला, नो वाइफी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं जाने का। मैं तो चाह रहा हूँ कि क्यों ना हम अभी से स्टार्ट कर दे। अद्विक की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर आकृति अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए बोली, बेशर्म इंसान, हर वक्त इनको बस एक ही चीज सूझता है। वो पीछे मुड़ी और अद्विक को खुद से दूर धक्का दिया और बोली, सोचिएगा भी मत। ऑलरेडी सुबह हो चुका है, अब रात का कोई टर्न नहीं होने वाला।
ये बोलकर आकृति ने लिपस्टिक उठाई और उसे अपने होठों पर लगाने लगी। तभी अद्वैक आकृति की तरफ बढ़ा और बोला, खुद टन तो मैं खुद बना लूंगा। तुम्हें बस हाँ करने की जरूरत है। और ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि अगर पति ने एक बार रोमांस कर लिया तो दोबारा उस दिन रोमांस नहीं कर सकता। आकृति को अब गुस्सा आ गया। वो गुस्से भरी आवाज में बोली, यह मेरा शास्त्र है और मैंने डिसाइड कर लिया कि आज नहीं होगा, और अगर दोबारा आपने जिद किया तो अगले एक हफ्ते तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे। इसलिए दूर रहिए मुझसे। जहां अभी अद्वैक के दिल के अरमान बढ़ रहे थे कि एक ही मिनट में आकृति ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अद्वैक मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, तुम बहुत ही हार्टलेस हो। तुम्हें जरा सा भी अपने पति का प्यार नहीं दिखता। कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आकृति ने उसे इग्नोर करते हुए ड्रेसिंग टेबल पर से सिंदूर का डिब्बा उठाए और उससे अपने मांग भरते हुए बोली, नहीं दिखता क्योंकि मेरा पति बहुत ही ज्यादा ठरकी है और एक नंबर का हवसी इंसान है, जिसे हर वक्त से सिर्फ रोमांस ही सूझता है। इतना बोल आकृति ने अद्वैक को साइड किया। वहां से डोर की तरफ बढ़ गई। पर इससे पहले कि आकृति डोर ओपन करती, अद्वैक ने एकदम से उसकी कलाई को पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया, जिससे आकृति की पीठ अद्वैक के सीने से जा लगा। अद्वैक ने अपने शर्ट के ऊपर के 3 बटन को खुला छोड़ रखा था, जिस कारण आकृति की खुली पीठ अद्वैक के सीने से टकरा रहे थे, जिससे आकृति के पूरे शरीर में तेज कर्ट सा दौड़ गया और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल होने लगा था। वो अपनी नजरों को नीचे झुकाए हुए थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि अद्वैक उसके चेहरे को ना देखें, वरना शायद अद्वैक के अरमान एक बार फिर से जाग जाएंगे। पर उसकी कोशिश नाकाम हो गई। अद्वैक आकृति के लाल चेहरे को देखकर तिरछा मुस्कुराया और उसके कानों में अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, वाइफी मन तुम्हारा भी बहुत कर रहा है, पर तुम ड्रामा कर रही हो। लेकिन अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। आकृति की उसकी बात सुन समझ गई और बोली, देखिए आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वह तो थोड़ी सी मुझे गर्मी सी लग रही है, इसलिए मेरा चेहरा लाल हो गया। तभी अद्वैक बोला, पर मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि तुम्हारा चेहरा लाल हुआ है। अब आकृति खुद ही अपने बातों के जाल में फंस गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे। पापा जी वेट कर रहे होंगे हमारा। वो क्या सोचेंगे कि हम लोग इतनी देर से तैयार हो रहे हैं और फिर मुझे अपने बेटे से भी मिलना है, छोड़िए मुझे। लेकिन अद्वैक ने उसे नहीं छोड़ा। वो एकदम से उसे पलटा और बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अभी ठीक से तैयार नहीं हुई हो। ये सुनकर आकृति खुद के चेहरे को मिरर में देखने लगी और बोली, नहीं तो मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ। मैंने तो सब कुछ मेकअप भी कर लिया है और मेरे बाल भी बने हुए हैं। अद्वैक ने फिर से आकृति को अपनी तरफ पलटा और चेहरे को अपनी तरफ किया और बोला, नहीं वाइफी, तुमने लिपस्टिक ढंग से नहीं लगाया है। देखो। आकृति मिरर खुद को देखती है और बोली, ऐसा तो नहीं है, मेरे लिपस्टिक भी सही है। तभी अद्वैक ने उसे अपनी तरफ किया। उसके बाल में अपने हाथ डालकर उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब कर, उसकी होठों पर अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, क्योंकि वाइफी तुम्हारी लिपस्टिक खराब होने वाली है। इतना कहकर उसने एकदम से आकृति के होठों को अपने होठों के बीच कैप्चर कर लिया और बड़े ही पैशनेटली उसके होठों पर किस करने लगा। आकृति तो हैरान रह गई। उसे नहीं लगा था कि अद्वैक इस तरह से अचानक से उसे किस करने लगेगा। पर शायद वो भूल गई थी ये अद्वैक सिंह राठौड़ है। वो जो एक भी मौका नहीं छोड़ता अपनी वाइफ को प्यार करने से पहले। तो आकृति बार बार अद्वैक को खुद से दूर करते रही, लेकिन अद्वैक था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था।
वो और भी ज्यादा डिप किस किए जा रहा था, जिससे आकृति की सांस फूल रही थी। एक लंबी किस करने के बाद अद्विक ने उसके होठों को छोड़ा। आकृति का पूरा होठ और भी ज्यादा रेड हो गया था और उसके सारे लिपस्टिक फैल गए थे। अद्विक ने धीरे से अपने अंगूठे से अपने होठों को साफ किया, जिस पर आकृति के लिपस्टिक लग चुके थे। फिर वह बड़े ही प्यार से आकृति के होठों के पर फैले लिपस्टिक को ठीक करने लगा। आकृति मुंह बनाकर गुस्से से अद्विक को देख रही थी, जिससे अद्विक आकृति के गालों पर किस करते हुए बोला, वाइफ ऐसे मत देखो, वरना एक बार कहीं मैं फिर से ना खा जाऊं। ये देख आकृति गुस्से से उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, मुझे हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हैं। जिससे अद्विक को हंसी आ गई। वो आकृति को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस हंसे जा रहा था। फिर बोला, ओह वाइफी बस भी करो यार, कितना मारोगी मुझे, तुम्हारा पति हूँ मैं, कोई दुश्मन नहीं। जो तुम मुझे इस तरह से मार रही हो कि जैसे मैंने तुम्हें किस किया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। पर सच्चाई तो यह है कि तुम भी उस किस को एंजॉय कर रही थी। जैसे ही आकृति ने ये सुना उसे और गुस्सा आ गया। वो अपने नाजुक हाथों से लगातार और भी तेजी से अद्विक के सीने पर मरने लगी। उसे मारते हुए बोली, मुझे क्या आप अपनी तरह समझ रखे हैं? मैं आपकी तरह हंसी और ठरकी नहीं हूँ, समझे? हर वक्त बस सिर्फ आपके दिमाग में ये सब चलता रहता है। आपने पूरा मेरा मेकअप खराब कर दिया, अब मुझे और भी टाइम लगेगा। अद्विक ने जब ये सुना तो वो मुस्कुरा दिया। आकृति अद्विक से दूर हुई और वो मिरर के पास गई और जल्दी जल्दी पहले अपने साड़ी को ठीक की। फिर अपने बालों को ठीक करने के बाद अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने वाली थी। तभी अद्विक ने लिपस्टिक अपने हाथ में लिया और बड़े प्यार से आकृति के होठों पर फैले लिपस्टिक को साफ किया। फिर उस लिपस्टिक से आकृति के होठों पर बड़े ही प्यार से लिपस्टिक लगाने लगा और आकृति तो रोक रही थी, लेकिन अद्विक भी कहाँ मानने वाला था। वो भी एक नंबर का जिद्दी ठहरा। आज तक कहाँ किसी की बात जल्दी मानता था। वो करता हमेशा वही था जो वो चाहता था। उसने आकृति को उसकी कमर से पकड़ लिया, उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, चुपचाप से खड़ी रहो ऐसे ही, वरना कहीं ऐसा ना हो कि लिपस्टिक सही करने के चक्कर में मैं उसे और भी ज्यादा खराब कर दूं। अब आकृति कुछ नहीं बोली क्योंकि वो जानते थी कि अद्विक का कोई भी भरोसा नहीं और वो कुछ भी कर सकता है। कुछ देर बाद अद्विक ने आकृति की होठों की लिपस्टिक को ठीक कर उस पर लिपस्टिक लगा दिया और प्यार से उसके फेवरेट में किस करते हुए वाला, मेरी वाइफ बहुत ही खूबसूरत लग रही है, इसलिए तो ये दिल बेईमान हो रहा है। आकृति कुछ नहीं बोली, वो जल्दी से अद्विक से खुद को छुड़ाकर तुरंत तेजी से रूम से बाहर निकल गई। वहीं उसे इस तरह से भागते देख अद्विक के होठों की स्माइल बड़ी हो गई। वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को ठीक किया, फिर अपने बालों में हाथ फिराते होठों पर स्माइल लिए रूम से बाहर आया। अद्विक और आकृति दोनों ही नीचे आए। सबसे पहले आकृति ने जाकर ओहान को अपने गोद में लिया, प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए बोली, बच्चा मम्मा डैडा किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे, आप मम्मा से गुस्सा तो नहीं होना। ओहान आकृति की तरह देखा, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों को आकृति के गालों पर रख कर बोला, बिल्कुल भी कुछ गुस्सा नहीं हूँ, आप और डैडा जाओ, जल्दी से वापस आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। ये सुनकर आकृति मुस्कुराहट देती है, फिर एक बार फिर से उसके गालों पर किस करते हुए बोली, मेरा प्यारा बच्चा, बहुत समझदार है मेरा बच्चा। वहीं अद्विक अच्छे से सब कुछ देख रहा था। वो आकृति को इस तरह से ओहान को किस करते देखकर मन ही मन बोला,
वाह क्या बात है वाइफी, अपने बेटे को तो इतनी सारी किस किया और अपने पति को एक भी किस करने नहीं देती। कोई बात नहीं, आज रात तो मैं तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आज की रात तो मैं हसीन रात बनाकर रहूंगा। कुछ देर बाद अद्विक और आकृति दोनों ही मैंशन से बाहर आए। बाहर ड्राइवर पहले से ही कार लेकर खड़ा था। दोनों ही जाकर कार के बैक सीट पर बैठे और ड्राइवर ने तुरंत कार को आगे बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ अदिति भी रक्षित के साथ थी। रक्षित उसे आज जाने नहीं दिया क्योंकि उन दोनों को भी उसी पार्टी में जाना था जहां पर अद्विक और आकृति जा रहे थे। इसलिए रक्षित के कहने पर अदिति रुकी हुई थी। अदिति साड़ी पहन रही थी पर बार बार उसका प्लेट खराब हो जा रहा था। जब रक्षित वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र सामने के खूबसूरत नज़ारे को देखकर वहीं ठहर गए। इस वक्त अदिति सिर्फ अपने ब्लाउज और पेटीकोट में थी और बार बार अपने साड़ी को प्लेट बनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो बन ही नहीं रहा था। रक्षित बस अब अपनी जगह पर खड़े होकर अदिति की खूबसूरती को निहारे जा रहा था। अदिति को ऐसे देखकर रक्षित के अंदर का डिजायर बढ़ रहा था। तभी अदिति की भी नजर रक्षित पड़ गई, तो वो थोड़े गुस्से में बोली, आप ऐसे वहां खड़े होकर क्या कर रहे हैं? ये नहीं कि बीवी परेशान हो रही है तो आकर उसकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। चलिए चुपचाप से यहाँ आइए और मेरे साड़ी पहनने में मेरी हेल्प करिए। रक्षित ने जैसे ही यह सुना उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके दिल में तो जैसे लड्डू फूटने लगे। वो मुस्कुराते हुए बोला, यस जान, आई एम कमिंग, मैं अभी आया। इतना बोलकर रक्षित सीधे अदिति के पास गया और उसके हाथ में पकड़ी साड़ी को अपने हाथों में लिया। फिर धीरे धीरे उसकी कमर पर टांकने लगा। सबसे पहले उसने साड़ी के एक किनारे को पकड़ा और उसे लेकर पेटीकोट में टांक दिया। जैसे ही अदिति रक्षित के हाथों को अपने कमर और पेट पर महसूस करती है तो उसकी पूरी बॉडी में एक तेज कर्ट सा दौड़ गया। वहीं रक्षित धीरे धीरे साड़ी को पीछे की तरफ ले गया और पीछे भी साड़ी को टांकते हुए सामने लाया और सामने की तरफ से साड़ी को हल्का सा टक किया। साड़ी को लेकर उसके प्लेट बनाने लगा। कुछ देर में रक्षित ने बहुत ही खूबसूरत सा प्लेट बनाकर अदिति की कमर पकड़कर पेटीकोट में अपने हाथ डालकर टक कर दिया, जिससे अदिति का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। रक्षित के ठंडे हाथ जहां भी उसे टच करते उसके पूरे बॉडी में सिहरन सा उठने लगता। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। रक्षित के सेंसुअल टच अदिति को मदहोश कर रहे थे। वहीं उससे ज्यादा बुरा हाल तो रक्षित का था। अदिति को अपने इतने करीब से देखकर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी अदिति को अपनी बाहों में भरकर उसे जी भर के प्यार कर ले, लेकिन आज पार्टी में जाना जरूरी था। इस कारण उसने अपनी भावनाओं को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। रक्षित के बोलने पर अदिति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर मिरर की तरफ देखने लगी। रक्षित ने वाकई में बहुत ही एलिगेंट तरीके से अदिति को साड़ी पहनाया था। अदिति तो एक पल के लिए हैरान हो गई थी कि रक्षित ने ही उसे पहनाया है या कोई और। पर कुछ सेकंड बाद ही उसके चेहरे के भाव बिल्कुल चेंज हो गए। वो रक्षित की तरफ मुड़ी और उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से बोली, और कितने लोगों को आपने साड़ी पहनाया है आपने? सच सच बताइएगा, मुझसे झूठ मत बोलिएगा। कहाँ से सीखा आपने साड़ी पहनाना? और कितने लोगों के ऊपर यह सब ट्राई किया है आपने? कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है आपकी आज तक? देखिए, मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं मैं आपका क्या हाल करूंगी। अदिति के एक के बाद एक इतने सवाल को सुनकर रक्षित के तो आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वो अपने मन ही मन बोला, कमाल की लड़की है यार ये।
मैं इससे इतना बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और ये है कि बात बात पर मुझ पर शक करती रहती है और पूरी झांसी की रानी की तरह लड़ने के लिए सर पर सवार हो जाती है। हे भगवान, मुझे भी पूरी दुनिया में एक यही लड़की मिली थी प्यार करने के लिए। रक्षित लगातार अदिति के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। फिर रक्षित एक हल्की स्माइल के साथ बोला, जान तुम भी कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी सकता हूँ? तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा दीवाना आज से नहीं बरसों से हूँ। अदिति रक्षित की कहने का मतलब समझ नहीं पा रही थी। वहीं रक्षित अदिति के खूबसूरत चेहरे के तरफ देखते हुए प्यार से उसके गालों पर अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझ में किस तरह से बसी हुई हो। तुम मेरे दिलो दिमाग में और मेरी सांसों में बसी हुई हो जान, और अब तो तुम मुझसे तभी दूर होगी जब मेरी सांसें रुकेगी। अभी रक्षित बोल रहा था कि तभी अदिति उसके मुंह पर हाथ रख देती है और थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, क्या बोल रहे हैं आप? कुछ समझ में भी आता है आपको कि क्या बोले जा रहे हैं? हर वक्त उल्टी सीधी बातें करते हैं और जान देने की बात तो भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि आपकी जान पर सिर्फ मेरा हक है, समझे? रक्षित ने जैसे ही अदिति के मुंह से ये सुना तो वो मुस्कुराया और तुरंत अदिति को उसके कमर से पकड़ उसे खुद से चिपका लिया और बोला, ऑफ कोर्स मेरी जान, क्या मेरी सांसों पर, मेरी धड़कन पर, मेरे हर एक पल पर तुम्हारा ही हक है। पर मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझे ये हक देती हो या नहीं। जैसे ही रक्षित ने ये कहा, अदिति अपनी नजर नीचे झुका लेती है। फिर धीमी आवाज में बोली, क्या बोल रहे हैं आप? ये भी कोई कहने वाली बात है? जितना मेरा आप पर हक है, उतना ही आपका भी मुझ पर हक है। जैसे ही रक्षित ने ये सुना वो बहुत खुश हो गया। उसने एकदम से अदिति को अपने करीब खींचा और बिना वक्त गवाए उसके होठों पर अपने होठों रख दिया और बड़े ही पैशनेटली उसके होठों पर किस करने लगा। अदिति ने भी रक्षित को नहीं रोकी और वो भी उसका साथ देने लगी। एक लंबी किस के बाद रक्षित ने अदिति की होठों को छोड़ा और उसके फोरहेड से अपना फोरहेड लगाकर बोला, जान क्यों ना हम आज इस पार्टी में जाने के प्लान कैंसिल कर दे। अदिति ये सुन मुस्कुराए और रक्षित के नोज से अपने नोज को रब करते हुए बोली, आप बहुत शरारती हो गए हो। चलो अब और मजाक नहीं, जल्दी से आप भी रेडी हो जाओ और मैं भी अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। काफी टाइम हो गया और हमें जल्दी निकलना है। इतना बोलकर अदिति ने रक्षित को खुद से दूर किया और खुद जाकर मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को बनाने लगी। रक्षित ने कुछ सेकंड तक अदिति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। कुछ देर में रक्षित भी एक ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहनकर बाहर आया और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को सेट करने लगा। अदिति रक्षित को देख रही थी। रक्षित इतना हैंडसम लग रहा था कि अदिति की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। रक्षित अपने बाल सेट करते हुए बिना अदिति की तरफ देखे उससे बोला, जान जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे देखने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी हुई है। जैसे पार्टी से वापस आएंगे, तुम जी भरकर मुझे पूरी रात देखती रहना। रक्षित की बात सुनकर अदिति थोड़ा जम गई। फिर मुंह बनाकर बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? भला मैं आपको क्यों देखूंगी? आप कुछ ज्यादा ही गलत फहमी में रहते हैं। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगी। तभी रक्षित उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और प्यार से उसकी बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, अच्छा तो मुझे नहीं देख रही थी तो किसे देख रही थी? जान, यह मेरे अलावा तो और कोई है नहीं। अदिति अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मैं तो बस अपने बाल बना रही थी और मिरर में खुद को देख रही थी। आप कुछ ज्यादा ही सोचते हो, और चलो जल्दी करो, वरना लेट हो जाएगा।
इतना बोल अदिति रक्षित के हाथ को पकड़ती है और उसे लेकर बाहर आ गई। थोड़ी देर में ही कार आ गई। दोनों कार में बैठ गए। बैठी रक्षित अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था। वहीं अदिति सोच रही थी कि ये पहली बार है जब दोनों साथ में किसी पार्टी में जा रहे थे, वो भी हस्बैंड वाइफ बनकर। वही खुश तो रक्षित भी था, क्योंकि अब उसकी अदिति ने उसे अपना लिया था और अब उसे पूरा यकीन था कि वो दोनों जल्दी ही एक साथ रहने लगेंगे। फिर उनकी फैमिली भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। उनके बीच की सारी दूरियां मिट जाएंगी। फिर जल्दी ही उसकी प्यारी सी अदिति एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची को भी जन्म देगी। रक्षित मन में ये सब सोच रहा था। उसे अचानक ही ओहान का ध्यान आया, तो वह मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ओहान बच्चा देखना, बहुत जल्द तुम्हारे मामू तुम्हारी तरह क्यूट सी सिस्टर लाने वाले हैं। फिर आप दोनों साथ में खेलोगे। रक्षित अपने मन में यही सब ख्याल बना रहा था। वही अदिति बस विंडो से बाहर देखे जा रही थी। अचानक ही वो रक्षित की तरफ देखती है तो रक्षित को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर मुंह बना लेती है और अपने मन ही मन बोली, ये ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कौन है जिसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे हैं? अच्छा, उस चुड़ैल को मैं छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही रक्षित को एहसास हुआ कि अदिति उसकी तरफ देख रही है तो वो उसकी तरफ देख मुस्कुराने लगा। वही अदिति गुस्से से मुंह फुलाकर दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है। जैसे ही रक्षित ने ये देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने एकदम से अदिति को उसके कमर से पकड़ा, खुद के करीब खींच लिया। फिर उसके कानों में फुसफुसाकर बोला, क्या हुआ जान? ऐसे क्यों मुंह फुलाकर कर बैठी हुई हो? अदिति खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आपको क्या, आप अपनी चुड़ैल के बारे में सोचिए ना। उसी के बारे में आप अभी सोच रहे थे। जैसे ही रक्षित ने ये सुना वो फिर से हंसने लगा। उसको इस तरह से हंसते देख अदिति को और गुस्सा आ गया। वो उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप इस तरह से हंस रहे हैं, जाइए, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। रक्षित हंसते हुए बोला, जान मुझे नहीं पता था कि तुम खुद को चुड़ैल कहती हो। अदिति पहले तो नहीं समझ पाई, पर जैसे ही उसे समझ आया, वो अपनी आंखें बड़ी किए रक्षित की तरफ देखने लगी तो रक्षित मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जान, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और उसके साथ ही साथ मैं अपने होने वाले बच्चों के बारे में भी सोच रहा था। जैसे ही अदिति ने ये सुना वो हैरान हो गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, होने वाले बच्चे? पर हमारा बच्चा कहाँ होने वाला है? रक्षित हंसते हुए बोला, होने वाला नहीं है तो हो जाएगा। क्यों जान, मेरे साथ बच्चे करोगी? जैसे ही अदिति ने ये सुना शर्म के कारण उसके पूरे गाल लाल हो गए। वो अपनी नजरों को नीचे झुकाकर बात को बदलते हुए बोली, हम कब तक पहुंचेंगे? हमें और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? रक्षित समझ गया कि अदिति शर्मा रही है, इसलिए वह बात बदल रही है। रक्षित ने भी उसे और परेशान नहीं किया और फिर प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए बोला, बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक बड़े से बैंक्वेट हॉल के सामने अद्विक और आकृति की कार आकर रुकी। उसके पीछे उसके गार्डों की भी कार आकर रुकी। एक गार्ड जल्दी से बाहर आया और अद्विक की तरफ का डोर ओपन किया। अद्विक बाहर आया, फिर दूसरी तरफ जाकर वो आकृति की तरफ का डोर ओपन करके अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। आकृति ये देख हल्का शर्माई, फिर धीरे से अपने हाथ को उसके हाथ पर रख देती है और कार से बाहर आई। फिर दोनों साथ में ही इस बैंक्वेट हॉल की तरफ जाने लगे। उसी समय वहां पर रक्षित और अदिति की भी कार आकर रुकी। वो दोनों भी कार से बाहर आए और दोनों बैंक्वेट हॉल की तरफ जाने लगे। तभी उन दोनों की नजर अद्विक और आकृति पर गई।
जो कि उन दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे। अदिति तो शर्म से अपनी नजर नीचे झुका लेती है। वही रक्षित एटीट्यूड के साथ अद्विक की तरफ देख रहा था तो अद्विक मन ही मन बोला, साला सुधरेगा नहीं। ऐसे एटीट्यूड मार रहा है जैसे कि मेरी बहन को नहीं पूरी दुनिया को जीत लिया हो। वहीं रक्षित भी अपने मन ही मन बोला, तुझे क्या पता, तेरी बहन को पटाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से तो उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया है। सच में तुम दोनों भाई बहन ना एक नंबर के अगडू हो। मुझे और मेरी बहन को परेशान करते रहते हो। वहीं अद्विक रक्षित की तरफ देख इस तरह से मुस्कुराने लगा जैसे मानो वो उसके मन की बात समझ गया हो, जिसे समझकर रक्षित उसे घूर कर देखने लगा। फिर वह चारों बैंक्वेट हॉल के अंदर चले गए। बैंक्वेट हॉल के डोर के पास पहुंचते ही वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर सवाल पूछने के लिए उनके पास आ गए। वो सभी रिपोर्टर्स अद्विक और रक्षित को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि ये दोनों ही बहुत बड़े खानदान के बेटे थे। जहां अद्विक राठौर खानदान का बड़ा बेटा था और उसने अपने दम पर राठौर खानदान के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, वही रक्षित भी कपूर फैमिली का इकलौता वारिस था और उसने भी अपने दम पर अपनी बिजनेस को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था, जिससे उसे भी सभी लोग बहुत अच्छे से जानते थे। रिपोर्टर्स अद्विक और आकृति की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर राठौर, क्या ये आपकी वाइफ है? क्या आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है?